दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का वो इकलौता देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व पाए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 5,08,000 टन थोरियम मेटल्स मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले थोरियम की तुलना में करीब 25 से 27% है। जहां थोरियम भी यूरेनियम की तरह ही एक रेडियो एक्टिव मेटल है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत इसका इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके कारण भारत में मौजूदा वक्त में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके फ्यूल यानी कि यूरेनियम को इंपोर्ट कराने के लिए भारत को हर साल करीब 618 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और भारत अपनी इस यूरेनियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कनाडा जैसे देशों से अपनी आयात की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में थोरियम मौजूद है जिससे हम 1-2 साल नहीं बल्कि अगले कई दशकों तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं बिना किसी देश से न्यूक्लियर मेटल्स को इंपोर्ट कराए हुए। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल लाइव इंडिया हिंदी पर, जहां इस वीडियो में हम भविष्य में थोरियम से किस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाएगा, भारत की इस नए विषय के ऊपर क्या क्षमताएं हैं जिसको लेकर के भारत एक लंबे वक्त से रिसर्च कर रहा है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ये रेडियो एक्टिव मेटल भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये आप सोच भी नहीं सकते। वहीं कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में थोरियम होने की वजह से कई देश नहीं चाहते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, और भारत उन देशों से जो करोड़ों रुपए में यूरेनियम खरीद रहा है भारत को वो अपने हिसाब से बेचते रहें। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत में थोरियम का इतिहास क्या है, वर्तमान में निवेश योजनाएं क्या हैं, उत्पादन क्षमता, आयात निर्यात, भविष्य की योजनाएं और भारत के साथ साथ विश्व स्तर और विश्व के बाजार पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। यदि थोरियम के इतिहास की बात की जाए तो 1950 में ही भारत को पता चल जाता है कि भारत के पास बड़ी मात्रा में थोरियम के रिजर्व मौजूद है। उस समय भारत के जितने भी वैज्ञानिक थे वो समझ जाते हैं कि भविष्य में इसका इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर के फ्रांस, रशिया सहित कई देशों से बातचीत भी की है, लेकिन वे देश नहीं चाहते कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट करे। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं। भारत साल 2011 में डिसाइड करता है कि अब भारत के अंदर एक ऐसे प्रोटोटाइप रिएक्टर को तैयार किया जाएगा जिसपे हम पूरी तरीके से रिसर्च कर सकें और ये डिक्लेयर किया जा सके कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम पावर जनरेट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट तो कोविड के दौरान यानी कि साल 2019 और 20 में कंप्लीट होना था, लेकिन विश्व भर में आई महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और अब बताया जाता है कि 2025 तक भारत में ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू नहीं किया गया है। ग्राउंड पर कई प्रकार की मशीनों को इंस्टॉल किया जा चुका है। करीब 300 मेगावाट की क्षमता के साथ इस रिएक्टर को तैयार किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। और अब बात करते हैं कि थोरियम से पावर जनरेशन का इस्तेमाल किस तरीके से भविष्य में गेम चेंजर हो सकता है। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पावर प्लांट में ये सभी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वहां से निकलने वाले वाटर वेस्ट को विदाउट ट्रीटमेंट रिलीज नहीं किया जा सकता। कई देशों ने यहाँ तक कि कई बार उस पानी को कई सालों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। रिसेंटली आपको याद होगा जापान की तरफ से काफी बड़ी अमाउंट में न्यूक्लियर वाटर को रिलीज किया गया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि ये रेडियो एक्टिव, जिसके कारण आसपास पाई जाने वाली मछलियों में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहुंच करके लोगों के पेट में जाएगा और रेडिएशन की वजह से उनको कैंसर हो सकता है। लेकिन उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर के वहां की फिश निकाल करके खानी पड़ती है, जिससे ये साबित किया जाता है कि ये पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन थोरियम के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, थोरियम में कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोरियम के इस्तेमाल से यूरेनियम की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन क्रिएट होता है, जिससे आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। और कुछ और बड़ी खासियत की बात की जाए तो पृथ्वी में यूरेनियम से ज्यादा थोरियम की मात्रा मौजूद है। दोनों के स्ट्रक्चर्स को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, दोनों ही एक तरीके के रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। वहीं थोरियम के अंदर एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए आसानी से बिजली बनाई जा सकती है। और उसी की तुलना में अगर यूरेनियम को निकाला जाए तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ेगी। और अब इसके करंट स्टेटस की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया कि साल 2011 में भारत ने इसकी शुरुआत कर दी थी और अभी तमिलनाडु के कलपक्कम में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और एक प्रोटोटाइप के जरिए यहाँ पर भारत बड़ी शुरुआत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अनिल यानी कि एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, और यही वो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिव होकर के काम कर रही है। इसी के साथ जुड़ी हुई कंपनी क्लीन कोर यूरेनियम एनर्जी के संस्थापक और सीईओ मेहुल शाह ने एक नई शुरुआत की है, जहां पर यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल करके एक नए एलिमेंट के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल माना जा रहा है। लेकिन इस शुरू की गए अनिल प्रोजेक्ट के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी को जो नाम दिया गया है वो भारत के
वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और ये प्रोजेक्ट अब दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। कुछ नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो भारत अगले 200-300 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर सकता है बिना किसी देश से यूरेनियम या फिर कोई अदर न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट कराए हुए। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत अपने आजादी के वक्त से अभी तक एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से बेताब है, लेकिन दुनिया के कई देश नहीं चाहते हैं कि भारत इसका हिस्सा बने, जिसके कारण दुनिया से अनाप शनाप दामों पर यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर फ्यूल्स खरीदने पड़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस पूरी कहानी तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। आपके रिस्पांस के हिसाब से हम दूसरा वीडियो जल्द लेकर के आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।